सदस्यता के बाद बाकी संस्थाओं की सदस्यता आप आसानी से ले सकते हैं। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और ना लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते हैं, आपकी स्वेच्छा पर है। कौन से संस्था की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुआ था? हाँ बेटी, IMF और IBRD की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे कहते हैं? ब्रेटन वुड्स ट्विंस, हाँ, IMF और IBRD को ही ब्रेटन वुड्स ट्विंस या जुड़वा कहते हैं। आपका जो IMF है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? IMF के वर्तमान अध्यक्ष, हाँ, जॉर्जिवा क्रिस्टीना जॉर्जिवा। आपकी IBRD की स्थापना कब हुई थी? 1944 के तहत हुआ। और इसमें काम करना कब शुरू किया है? 1946 से काम करना शुरू किया था। कौन से संगठन को, विश्व बैंक समूह के कौन से संगठन को उदार ऋण खिड़की कहा जाता है या सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? IDA, बहुत अच्छे, IDA को कहा जाता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो आपका एसोसिएशन है, इसी को कहा जाता है सॉफ्ट लोन विंडो। IDA की स्थापना कब हुई थी? 1960, ठीक है। सबका बता सकते हैं क्रम स्थापना का? विश्व बैंक समूह की स्थापना का क्रम बता सकते हैं? IBRD 1946 या 44 जो भी कहते हैं, और उसके बाद 1956 कौन है? 56 में IFC है, 1960 में IDA है और 1988 में हाँ वही ICSID है। और आपका उसके बाद लास्ट मीगा की स्थापना हुआ है। ये आपका क्रम है। और जो IBRD है, इसमें कितने सदस्य देश हैं? 189वां सदस्य देश, 9 गणराज्य है ना, ठीक है। और आपका जो IFC है, इसका क्या काम है? IFC का काम क्या है? सदस्य देशों में क्या करना है? निजीकरण को बढ़ावा देगा। निजी कंपनियों को ये पैसे देता है ना कि आप जाएं और जो गरीब देश हैं उनके यहाँ निवेश करें ताकि उनके यहाँ भी विकास हो, तो ये निजीकरण को बढ़ावा देता है। और मीगा क्या करता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का काम मीगा करता है और उसके लिए वो बीमा भी देता है। और जो विवाद होता है इन सदस्य देशों में, वो कौन? ICSID के द्वारा उसका निपटान किया जाता है। तो अभी सबसे ज़्यादा लोन कौन से देश को लगभग मिल चुका है? विश्व बैंक से भारत को लगभग मिल चुका है। कौन से 2 संस्थाओं को संयुक्त रूप से मूलतः विश्व बैंक कहते हैं? IBRD और IDA को संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक किन क्षेत्रों में लोन देता है? किन क्षेत्रों में लोन विश्व बैंक? ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, शिक्षा, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो, गरीबी उन्मूलन, मतलब किसी भी फील्ड में आप विकास करना चाहते हैं तो आपको लोन देगा कौन? विश्व बैंक। और IMF किस क्षेत्र में लोन देता है? भुगतान संतुलन को सही करने के लिए जो लोन देता है वो IMF देता है। IMF की कुछ शर्तावलियां हैं ना, बता सकते हैं कौन कौन सी शर्तें रखता है IMF? वैश्वीकरण को बढ़ावा, निजीकरण को बढ़ावा, ठीक, सरकारी कर्मचारी की संख्या कम होना, बहुत अच्छे, सब्सिडी में कटौती कीजिए, हाँ कमी कीजिए, ठीक है। श्रम नियंत्रण मुक्त किया जाए, यानी कि ग्लोबलाइजेशन किया जाए। इसके अलावा श्रम क्षेत्र में सुधार किया जाए, लोकतंत्र लेके आए अपने यहाँ। इस तरह से बहुत सारी
शर्तें रखता है ना, इसकी शर्तों का विरोध क्यों किया जाता है? क्योंकि अरे में भेदभाव करता है। हाँ, वो ये जो सबसे ज़्यादा पढ़ता होता है उसी का मतलब मान्य होता है, वो ये नियम सकते हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा उसमें पैसा दे रहा है, अंशदान कर रहा है, उसी को ज़्यादा वीटो पावर है, तो उसी की ज़्यादातर अध्यक्ष और महानिदेशक ही नियुक्त किए जाते हैं, प्लस उन्हीं का तर्जुमा होता है। फिर ये जो भी नीतियाँ बनाता है ये सभी के लिए सामान्य रहता है, चाहे वो विकसित कंट्री हो, विकासशील हो या अविकसित हो, जबकि जो कंट्रीज हैं सबकी कंडीशन आर्थिक रूप से अलग अलग होती हैं। इसलिए इसकी जो नीतियाँ हैं कैसी हैं? भेदभावपूर्ण है, ये न्यायपूर्ण नहीं है। ऐसे बहुत सारे ये शर्तें की संख्या इसकी बहुत ज़्यादा, इतनी सारे शर्तें नहीं रखनी चाहिए, बहुत सारी शर्तें रखता है और कहीं ना कहीं इसकी नीतियाँ प्रभावित होती हैं उन देशों से जिनके पास पैसा ज़्यादा है, तो अपने फेवर में ही ज़्यादातर नीतियाँ लोग बनवाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी इसमें कमियाँ हैं जिसका विरोध किया जाता है। इसके अलावा और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? WTO पढ़ा था? जी मैं लास्ट पॉइंट WTO की स्थापना पढ़ाई। ठीक है, WTO की स्थापना कब हुई? 1994 या 1995? 1995, 1 जनवरी 1995 में। 1994 को एक समझौता हुआ जिसके तहत एक फाइनल हो गया कि विश्व बैंक अब बनेगा। उस समझौते के तहत बैंक बना, लेकिन बना 1 जनवरी 1995 में। वो समझौता कौन सा था जो 1 जनवरी 1994 में हुआ था? अच्छा, आप गैट की बात कर रहे हो बेटे? गैट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। गैट की स्थापना 1948 में हुआ था। गैट का फुल फॉर्म बता सकते हैं? गैट का फुल फॉर्म बता सकते हैं? हाँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। हाँ, ये है गैट का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना हुई 1948 में। कितने दौर या वार्ताओं के बाद WTO आया? 8वां दौर या वार्ता कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। उरुग्वे में गैट के महानिदेशक कौन थे जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा? आर्थर डंकर। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अब इसमें परिवर्तन करके इसको एक नया रूप दे देना चाहिए जो और लचीला हो, और उन्हीं के प्रस्ताव के तहत आगे चल के मराकेश में जो हुआ बैठक, उसमें फाइनल कर दिया गया कि अब WTO की स्थापना किया जाएगा और WTO 1 जनवरी 1995 में बनकर तैयार हो गया था। तो जो WTO है इसके बारे में और भी कुछ आपने लिखा था या पता है आपको? क्या लिखा था लास्ट लाइन WTO के बारे में? WTO की स्थापना की गई थी मैम डंकर समझौते पर। अच्छा, स्थापना तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO एक वैश्विक स्वायत्त संस्था है। WTO एक वैश्विक स्वायत्त संस्था है। WTO एक वैश्विक यानी कि ग्लोबल वैश्विक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त का मतलब जानते क्या होता है? अपना नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, उसी को कहते हैं स्वायत्त। लेकिन इसके पहले जो आपने IMF पढ़ा और विश्व बैंक समूह के जो संगठन हैं, ये क्या स्वायत्त संगठन है? नहीं, इस पर अमेरिका या बाकी जो अन्य कंट्रीज हैं जो ज़्यादा पैसे पावर वाले थे, जिन्होंने इसमें ज़्यादा अंशदान किया है, उनका इस पर दबदबा है। ये स्वायत्त नहीं है, ये स्वेच्छा से कोई निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन अभी तक के संगठनों में सबसे बढ़िया जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? WTO, क्योंकि ये एक स्वायत्त संस्था है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आए कौन से संगठन है जो स्वायत्त है, तो वो आपका WTO है। स्वायत्त संस्था है जो इसके सदस्यों के मध्य आपसी आम सहमति के आधार पर आपसी आम
सहमति के आधार पर कार्य करती है, सहमत के आधार पर कार्य करती है। IMF एवं वर्ल्ड बैंक समूह की भांति यह IMF और वर्ल्ड बैंक समूह की भांति यह यूएनओ से संबद्ध संस्थान नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक समूह के समान यह यूएनओ से संबद्ध नहीं है। यूएनओ से संबंध नहीं है, यानी इस पर यूएनओ का कंट्रोल नहीं है, बाकी संस्थाओं पर है। यूएनओ में कौन है? क्योंकि मैं जो भी संगठन पढ़ाऊंगी जो आपके पैसे से जुड़े हुए हैं, जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, तो ये मैं सोचिएगा कि मैंने यूएनओ नहीं पढ़ाया, या जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए संगठन हैं जैसे आपके वो है ना प्रोटोकॉल्स हैं बहुत सारे, जिसमें एक है आपका कार्बन से जुड़ा हुआ क्योटो प्रोटोकॉल है, आपका ओजोन से जुड़ा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इस तरह की जो चीज़ें ही आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, तो मैं सारे संगठन नहीं पढ़ाऊंगी, मैं वो पढ़ाऊंगी जो इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। तो जो यूएनओ है उससे जुड़ा हुआ है IMF और विश्व बैंक समूह के अन्य संगठन। रीजन, यूएनओ में भी वीटो पावर अमेरिका के पास, चाइना के पास, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, यही सब 5 कंट्रीज, तो इनका दबदबा यूएनओ में है, यूएनओ से वो संबद्ध है, तो उनमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप इन्हीं लोगों का रहता है। लेकिन आपका जो WTO है ये स्वायत्त संगठन है, इस पे यूएनओ का कोई दबदबा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने सदस्य देश होंगे सबका बराबर का मतलब वीटो पावर होगा, यानी यहाँ पे भारत को भी उतना ही अधिकार है जितना अमेरिका को। इसलिए जब कोई विवाद होता है तो भारत उसे सुलझाने के लिए कहाँ लेके जाता है? WTO में, क्योंकि पता है कि यहाँ पे भारत को भी उतना ही पावर है जितना कि अमेरिका को, और अमेरिका इसको कहाँ लेके जाना चाहेगा? वर्ल्ड बैंक में, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका का चलता है। तो इसलिए भारत चाहता है कि कोई भी अगर विवाद होता है उसका किसी से भी, तो वो कहाँ पे सुलझाया जाए? WTO में, क्योंकि WTO स्वायत्त संस्था है और यहाँ पे वीटो पावर सबको समान रूप से है। इसलिए यहाँ पे भारत अक्सर जो है ये लीड रोल करता है, जो विकासशील कंट्रीज हैं वो भारत को सपोर्ट करते हैं और भारत का यहाँ पे दबदबा रहता है। तो ये बढ़िया है हमारे लिए WTO। आगे बढ़ेंगे, हेडिंग कीजिएगा WTO एवं गैट में अंतर। 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 कुछ अंतर है ना, तभी तो गैट को हटा के WTO लाया गया, कुछ इसमें और बढ़िया किया गया है, तो वही अंतर आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, WTO वस्तुओं सेवाओं एवं WTO वस्तुओं सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के WTO वस्तुओं सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा, जिसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। बौद्धिक संपदा जो आपके दिमाग से नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। तो ये कह रहा है WTO वस्तुओं सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित है, अधिकारों के व्यापार से संबंधित है, जबकि गैट केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है, जबकि गैट केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है। यानी गैट में कमी थी कि वो सिर्फ वस्तुओं के व्यापार को ही देखता था, उसी के व्यापार को बढ़ावा देता था, उसी के व्यापार को संतुलित करता था। लेकिन जो आपका WTO है
ये वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का और उसके साथ बौद्धिक संपदा का भी आयात निर्यात करता है या करने में नियंत्रण करता है, देखता है, संतुलन बनाए रखता है। तो इसलिए आपका गैट से बेहतर क्या है? WTO है। सेवाओं में जानते हैं आदृश्य मदे जो आती है आपकी वो सारी सेवाओं में आ जाती है। और बौद्धिक संपदा तो अभी नया नया ट्रेंड में आया कि आप कोई भी नई चीज़ का आविष्कार करेंगे तो वो आपका बौद्धिक उपज होगा, उस पर आपको पेटेंट और ऐसी पावर दिए जाते हैं ना जिससे आप उसका उपयोग कर सके, उससे आपको आर्थिक सामाजिक इस तरह का लाभ हो सके। तो ये भी आपका तीसरा चीज़ है बौद्धिक संपदा। नेक्स्ट पॉइंट, WTO के अंतर्गत व्यापार विवाद निपटान प्रक्रिया। WTO के अंतर्गत व्यापार विवाद निपटान प्रक्रिया मौजूद है। WTO के अंतर्गत व्यापार विवाद निपटान प्रक्रिया मौजूद है। जबकि गैट के अंतर्गत इस प्रकार की प्रक्रिया का अभाव था। जबकि गैट के अंतर्गत इस प्रकार की प्रक्रिया का अभाव था। जबकि गैट के अंतर्गत इस प्रकार की प्रक्रिया का अभाव था। बात समझ में आया? अगर सदस्य देशों के मध्य व्यापार को लेकर के कोई भी विवाद होता है, कोई भी दिक्कतें होती हैं, तो वो WTO उसको सुलझाने का भी काम करता था। लेकिन गैट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगर कोई भी विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? विश्व बैंक समूह के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा? फिर आपके साथ भेदभाव होगा। तो इसीलिए आप WTO आ गया है जहाँ पे जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो अपने मैटर को वही लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिना भेदभाव के ही फैसला किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग कर लीजिएगा, हेडिंग कर लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत। विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत। विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत WTO के सिद्धांत। इसमें इसका पहला सिद्धांत है गैर भेदभाव। गैर भेदभाव पहला सिद्धांत है इनका, गैर भेदभाव यानी कोई भेदभाव नहीं। दूसरा है पारस्परिक। पारस्परिक यानी कि परस्पर सबके हितों को ध्यान में रखना, पारस्परिक। दूसरा, बाध्यकारी एवं लागू करने योग्य प्रतिबद्धताएं। बाध्यकारी एवं लागू करने योग्य प्रतिबद्धताएं। प्रतिबद्धताएं। नेक्स्ट, पारदर्शिता। पारदर्शिता पारदर्शिता। एंड लास्ट, सुरक्षा वाल्व। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आएगा बेझिझक क्वेश्चन कर लीजिएगा। सुरक्षा वाल्व। सुरक्षा वाल्व शब्द आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा। कौन से संगठन के लिए प्रयोग किया जाता है? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए सुरक्षा वाल्व शब्द किसने प्रयोग किया था? कांग्रेस एक सुरक्षा वाल्व के रूप में बनाया गया है अंग्रेजों को सुरक्षा देने के लिए जनता से। ये आरोप किसने लगाया था कांग्रेस संगठन के ऊपर? कौन से महापुरुष हैं वो? लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन भी आया है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किसने दिया है? लाला लाजपत राय ने। तो सुरक्षा वाल्व
ये भी इसका मतलब ये सुरक्षा भी देगा आपको, जो देश हैं उनको सुरक्षा भी देता है। तो इसमें से कोई पॉइंट जो समझ में ना आया हो, आया समझ में? इतनी सारे काम कौन करेगा? WTO करेगा, याद रखिएगा। ये इसके सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पे वो कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, WTO के उद्देश्य। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा बेटे, ये मत सोचिएगा कि सबको आ गया हमें क्यों नहीं आया। जिनको नहीं आया वो जरूर पूछ लेंगे। WTO की विशेषताएं, उद्देश्य। अच्छा उद्देश्य बोला, हाँ WTO के उद्देश्य, WTO के उद्देश्य। WTO के उद्देश्य में पहला उद्देश्य है सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। सदस्य देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना। पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना। व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना। वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। और लास्ट पॉइंट है पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा करना। सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? कोई ऐसा जो ना समझ में आया हो? पहला कह रहा है कि सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, यानी WTO चाहता है कि जो भी सदस्य देश हैं उसके उन सबके यहाँ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो। और सुधार कब होगा? जब उनके यहाँ विकास होगा। और विकास कब होगा? जब बढ़िया से उनके यहाँ व्यापार होगा, वस्तुओं को खरीद बिक्री होगा, उत्पादन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तभी जाकर के वहाँ पे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। तो वर्ल्ड बैंक WTO इस पर भी काम करता है। दूसरा, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना, यानी यहाँ पे रोजगार का सृजन हो। रोजगार का सृजन होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तभी वो सामान या सेवाएं खरीदेंगे, यानी कि डिमांड का सृजन होगा। और डिमांड के सृजन से ही लोगों के पास जो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होंगी तो उनका विकास होगा। क्योंकि विकास सिर्फ शारीरिक नहीं होता, विकास मानसिक भी होना चाहिए। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होगा तभी आप अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे शिक्षा का और बाकी अच्छी चीज़ों का उपयोग कर पाएंगे, स्वच्छ वातावरण का उपयोग कर पाएंगे। ऐसे ये मानक नहीं है कि पैसा ही स्वच्छ वातावरण का मानक होता है, बट समस्या तो यही हो रही है कि कहीं ना कहीं गरीबी भी पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है। और गरीबों से ज़्यादा अमीर लोग क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कर रहे हैं। उनके पास, जिसके पास एक गाड़ी से काम कर चल जाए, वो 4-4, 5-5 गाड़ियाँ रखते हैं। ये भी तो अमीरी ही है, अमीरी से ही नुकसान हो रहा है। या एक घर से काम चल जाए, कई घर बनाते हैं, उससे भी तो जो उसमें सामान लगता है वो बनाने में भी तो बहुत सारे इंडस्ट्री लगाए जाते हैं, इंडस्ट्रियों से बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो ज़्यादातर पोल्यूशन कौन कर रहे हैं? अमीर ही कर रहे हैं, कुछ हद तक गरीब। जैसे कि अरावली में 1000 से कम ऊंचाई वालों को पहाड़ माना ही नहीं जा रहा है, इसलिए खूब कटाई हो रही है। ये सब चीज़ें शुरू से चल रही हैं, अंग्रेजों के टाइम से ही अंधाधुंध जंगलों का कटाई चला था और अभी भी चल रहा है। यहाँ आम जनता को कुछ भी नहीं पता, उनको तो बस न्यूज़ चैनल वालों को तो पहले ही वो कर दिया गया कि आप बस अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहिए कि अच्छे दिन आ रहे हैं, और उसके पीछे जितनी मतलब गलत चीज़ें हैं वो छिपाई जा रही हैं। तो
कहाँ पता ही चलता है कि हो क्या रहा है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है और जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसा तो टाइम चल रहा है। सोनम वांगचुक इतने सारे वो प्राइज लेके आए इंडिया के लिए, ऐसे लोगों को तो कहाँ नहीं गवर्नमेंट को बैठाना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार मोटिवेट नहीं करे बल्कि डीमोटिवेट करे। डीमोटिवेट क्या, उनको ऐसे लोगों को ख़त्म कर रही है कि अच्छे लोग चाहिए ही नहीं हमें इंडिया में। जो ज़्यादा गलत काम किया हो आप आइए, आपको सम्मानित करेंगे। अच्छे काम करने, जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही आपकी दुर्दशा हो जाएगी। ऐसा टाइम चल रहा है। तो कहाँ विकास होगा? जब अच्छी चीज़ों को मोटिवेट करेंगे तभी ना विकास होगा। तो अच्छी चीज़ें वही कर रही हैं। हाँ, तो ये बात समझ में आया। नेक्स्ट था आपका वस्तु के व्यापार को बढ़ावा देना और विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग। विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग समझ रहे हैं? विश्व में जितने संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, उनका इष्टतम उपयोग होना चाहिए। यानी कि अच्छा उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका दुरुपयोग हो जाए और ऐसा भी ना हो कि उसका बस कुछ ही लोग दोहन कर ले और बाकी बेचारे उससे अछूते रह जाए। तो इस पर भी काम करता है कौन? WTO। अच्छा काम है ये कि इष्टतम उपयोग हो। इष्टतम उपयोग होगा तभी उसका लंबे समय तक वो चलेगा और आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका उपयोग कर पाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग, WTO के बारे में लिखवाया नहीं था, बताए नहीं लिखवाया। WTO के सदस्यों के बारे में नहीं लिखवाया है। नहीं लिखवाया होगा तो कोई बात नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ऐड कर लीजिएगा। हो सकता है मैं भूल गई हूँ, तो उसको देख करके ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका समझौता। जो इसके समझौते हैं WTO के अंतर्गत व्यापार समझौता। तो 3 प्रकार के व्यापार समझौते हैं। एक वस्तु से संबंधित व्यापार समझौता, दूसरा सेवाओं से संबंधित व्यापार समझौता और तीसरा बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े हुए व्यापार समझौता। ये 3 प्रकार के समझौते करवाता है जो भी इनके सदस्य देश हैं उनके बीच, और इनके व्यापार को ही नियंत्रित संतुलित करता है ये। इसके अलावा ये कृषि क्षेत्र में भी तो सब्सिडी वगैरह कंट्रोल करता है ना। कितने प्रकार की सब्सिडी कृषि क्षेत्र में दी जाती है WTO के द्वारा और उस पर रोक लगाता नहीं लगाता है, बताएं। सब्सिडी वाले क्लास में मैंने पढ़ा दिया था, ये WTO का ही काम था जो कृषि क्षेत्र में वो सब्सिडियाँ देने के लिए अलाउ करता है। कितनी % ग्रीन और ग्रीन फील्ड और अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। 3 प्रकार की सब्सिडी कृषि क्षेत्र में देने की बात होती है, जिसमें से किस पे रोक नहीं लगाता ये? ग्रीन बॉक्स पे। और किस पे रोक लगाता है या कौन सा है जो व्यापार में विकृति उत्पन्न करता है? अंबर बॉक्स ज़्यादा करता है और ब्लू बॉक्स को कंट्रोल करके रखा जाता है। ये कितने % की सब्सिडी विकसित कंट्रीज अपने यहाँ दे सकते हैं कृषि क्षेत्र में WTO के अकॉर्डिंग? 5%। और कितने % विकासशील दे सकते हैं WTO के अकॉर्डिंग? 10% दे सकते हैं। तो ये भी इसी का काम है, तो दोबारा नहीं लिखा रही हूँ, बस एक बार रिकॉल कर दिया आप लोगों को। नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा, बौद्धिक संपदा अधिकार। हाँ, हेडिंग है हेडिंग, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। पहलुओं पर समझौता। इसमें देखिए कितने बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। पहला है कॉपीराइट तथा संबंधित अधिकार। कॉपीराइट तथा संबंधित अधिकार। पहला है कॉपीराइट। कॉपीराइट तथा संबंधित अधिकार। दूसरा है भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक आपके ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है, 10th में भी बहुत रहता है। भौगोलिक संकेतक, हाँ क्या बोलते हैं इसको बेटे? हाँ, इसको भी कौन कंट्रोल करता है विश्व स्तर पे? WTO। भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग।
जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं ना इसको, जीआई टैग। नेक्स्ट औद्योगिक डिजाइन, तीसरा जो बौद्धिक संपदा है वो है औद्योगिक डिजाइन। औद्योगिक डिजाइन और आपका जो चौथा है वो है पेटेंट। पेटेंट पेटेंट और नेक्स्ट है आपका पांचवा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क और छठा है ट्रेडमार्क। समझते हैं ना, व्यापार जो संबंधी लोगो होता है ना, जिसको देख करके जैसे हॉलमार्क, ISI मार्क, इको मार्क, ये सब क्या हो जाते हैं, ट्रेडमार्क हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका गोपनीय जानकारी की सुरक्षा। गोपनीय जानकारी की सुरक्षा जानकारी की सुरक्षा, ये सारी जो है इस पर भी कौन देता है, कंट्रोल रखता है, WTO के द्वारा। बाकी और भी कुछ पॉइंट्स हैं उनको स्किप कर रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण और संगठन है और मैं सोच रही हूँ आज किसी तरह कुछ जितना हो सके उतना कवर करूँ, उसके बाद में बचेगा। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, लगभग 30 क्वेश्चन है मेरे पास IAS के जो अभी तक इस टॉपिक से आए हुए हैं, वो भी अगर टाइम मिला तो पूछेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, शॉर्ट में इसको अंकटाड कहते हैं। अंकटाड। अब इधर आप लोगों को शॉर्ट में पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाने के लिए पढ़ाएंगे तो 2 से 3 संगठन ही हो पाएगा फिर। अंकटाड कहते हैं इसको शॉर्ट में, इसमें नोट कीजिएगा। अंकटाड की स्थापना 30 दिसंबर 1964। अंकटाड की स्थापना 30 दिसंबर 1964 में जिनेवा में किया गया। जिनेवा में किया गया। वर्तमान में इसके 195 सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसके 195 सदस्य देश हैं। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी, इसके साथ ही विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को अंकटाड में पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है। पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है। पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके द्वारा हेडिंग कीजिएगा, इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट। देखिए इसके बारे में डिटेल लिखा रहे हैं क्योंकि अभी कई सारे संगठन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। ये जो अंकटाड है इसकी स्थापना भी क्यों किया गया है? मोस्टली स्थापना का उद्देश्य ये बताते हैं कि
जो ऐसे कंट्रीज हैं विकासशील है अविकसित है उनकी हेल्प करना। लेकिन अब कहाँ तक हेल्प होता है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर उन्हीं का हर संगठन में दबदबा रहता है, तो काम तो करते हैं लेकिन उतना काम नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। आपको बताना है या नोट कीजिएगा, इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट्स पूछ लेता है। पहला है व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, व्यापार एवं विकास रिपोर्ट। दूसरा है व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा, व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा। तीसरा है विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट। और चौथा है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट। आप हेडिंग कीजिएगा नया संगठन विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। WEF सार्वजनिक डैश निजी सहयोग के लिए, WEF या विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक डैश निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यानी कि ऐसा संगठन है जो सार्वजनिक और निजी दोनों को ही हेल्प करता है। सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मंच एक गैर लाभकारी संस्था है, यह मंच एक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना जर्मनी में जन्मे, जिसकी स्थापना जर्मनी में जन्मे जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जर्मनी में जन्मे जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लाउस श्वाब, क्लाउस श्वाब, क्लाउस श्वाब द्वारा वर्ष 1971 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में, दावोस, स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रत्येक वर्ष जनवरी में किया जाता है, प्रत्येक वर्ष जनवरी में किया जाता है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के राजनेता, इसमें विश्व के विभिन्न देशों के राजनेता मुख्यतः वित्त एवं व्यापार मंत्री, मुख्यतः वित्त एवं व्यापार मंत्री, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर,
कॉमा अर्थशास्त्री कॉमा निजी कंपनियों के प्रमुख तथा नागरिक समाज के सदस्य शामिल होते हैं। इसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स निम्नलिखित हैं। इंपॉर्टेंट है। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और दूसरा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, समावेशी विकास सूचकांक और नेक्स्ट स्टार लगा लीजिएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और लास्ट है, इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इसको कहते हैं। जेंडर गैप और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको स्टार लगा के रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। वित्तीय कार्यबल इसका इंग्लिश है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF। नोट कीजिएगा, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एक अंतर सरकारी निकाय है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में समूह सेवन के शिखर सम्मेलन में, समूह सेवन के G7 सुनते होंगे आप लोग, ग्रुप 7, समूह सेवन के शिखर सम्मेलन में धन शोधन मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन की समस्या के समाधान के लिए की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में FATF के 40 देश हैं। वर्तमान में FATF के 40 देश सदस्य हैं, जिनमें 2 क्षेत्रीय संगठन, उन 40 सदस्यों में 2 क्षेत्रीय संगठन ब्रैकेट में यूरोपीय आयोग एवं खाड़ी सहयोग परिषद
ब्रैकेट बंद सदस्य हैं। खाड़ी सहयोग परिषद ब्रैकेट बंद सदस्य हैं। मतलब FATF की स्थापना 1989 में किया गया है। किस लिए किया गया है? मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंकवादियों को वित्त पोषण किया जाता है ऐसे गैर कानूनी कार्यों को कंट्रोल करने के लिए। वर्तमान में इसके टोटल 40 सदस्य हैं। 40 सदस्यों में से 38 देश हैं और 2 संगठन हैं। 2 संगठन में एक यूरोपीय संघ है और दूसरा खाड़ी परिषद है। जो ऑयल आपको देते हैं ना, इन्हीं को खाड़ी परिषद कहा जाता है। तो ये भी इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट, FATF का मुख्यालय पेरिस स्थित है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस, ये भी पता हो, फ्रांस के पेरिस में है। FATF का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। भारत को वर्ष 2006 में वर्ष 2006 में कार्यबल के पर्यवेक्षक सदस्य का तथा वर्ष 2010 में पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। यह भारत को आतंकवाद से निपटने तथा आतंकी धन का पता लगाने, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन तथा आतंकी वित्त पोषण, अपराधों की जांच करने एवं मुकदमा चलाने में सहायक होगा। यानी FATF का क्या काम है? ये सदस्य देश जो हैं इसके, उनके यहाँ अगर आतंकवादी गतिविधियां घटित हो रही हैं तो उसको रोकने में, आतंकवादियों को जो वित्त पोषण होता है उसको रोकने में, उनके पास जो वित्त होता है उसको कम करने में, और जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसको लेकर के, इस तरह के सारी चीज़ों पे ये कंट्रोल करता है। ये आतंकवादियों को या किसी को भी आता है ना, ब्लैक लिस्ट करना या ब्राउन लिस्ट में डालना, ग्रे लिस्ट में डालना, ये सब कौन करता है? FATF ही करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि आतंकवादियों संगठनों को या ऐसे देश जो ऐसी चीज़ों को, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डालने का काम कौन करेगा? FATF करता है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, करिएगा। संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। इसमें नोट कीजिएगा, FAO संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है। FAO संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है। FAO संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूख की समस्या से निपटने में, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूख की समस्या से निपटने
निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भूख की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। FAO संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी जो आता ना कुपोषण से ग्रसित कौन से देश में ज़्यादा लोग हैं, कहाँ पे लोग ज़्यादा भूखे हैं या भूखमरी के शिकार हैं, उन्हें पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ों को कौन ज़्यादातर देख रहा है? FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, औपचारिक रूप से FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को औपचारिक रूप से FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 16 अक्टूबर 1945 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक में, कनाडा के क्यूबेक बहुत फेमस सिटी है वहाँ का, क्यूबेक, कनाडा के क्यूबेक में FAO सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन या सम्मेलन अधिवेशन के दौरान की गई FAO द्वारा निम्नलिखित 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। FAO द्वारा निम्नलिखित 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। पहला, भूख, खाद्य असुरक्षा, भूख, खाद्य असुरक्षा, भूख, खाद्य असुरक्षा, भूख, खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण का उन्मूलन, एवं कुपोषण का उन्मूलन, एवं कुपोषण का उन्मूलन। यानी सबसे पहला जो काम है ये क्या करेगा? भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को खत्म करने का काम करेगा। जो भी इसके सदस्य देश होंगे वहाँ के लोगों के बीच आज भी बड़े पैमाने पे लोगों क्या है? भूखे हैं, कुपोषित हैं, खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं। आपके यहाँ भले ही खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता है, लेकिन अभी यहाँ भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लोगों को इतनी सारी सुविधाओं के बाद भी कुपोषण मुक्त नहीं किया जा सक रहा है। क्योंकि कुपोषण आप जानते हैं ना, जब अच्छा पोषण नहीं मिलता तब आता है बच्चों में, यानी उन्हें हर चीज़ की आवश्यकता होती है। खाने के साथ साथ विटामिन, खनिज, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जिनको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पूरी नहीं होती वही क्या हो जाते हैं? कुपोषित हो जाते हैं, क्योंकि इनको सुपोषण नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट, गरीबी उन्मूलन एवं सभी के लिए, गरीबी उन्मूलन एवं सभी के लिए, गरीबी उन्मूलन एवं सभी के लिए आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। गरीबी उन्मूलन तथा सभी के लिए आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए, वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए, भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे, प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वायु एवं आनुवंशिक संसाधनों का
आनुवंशिक संसाधनों का संपोषणीय प्रबंधन, आनुवंशिक संसाधनों का संपोषणीय प्रबंधन एवं उपयोग, संपोषणीय प्रबंधन एवं उपयोग। संपोषणीय प्रबंधन जानते हैं क्या होता है? संपोषणीय प्रबंधन का मतलब जानते हैं? पता है? नहीं पता? किसी को पता है बच्चा? संपोषणीय प्रबंधन, हाँ सही बता रहे हैं आप। आपने एक शब्द सुना होगा धारणीय विकास, सतत विकास, इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, और क्या कहते हैं? टिकाऊ विकास कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है संपोषणीय विकास। मतलब इसमें क्या है ना, भावी पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रख करके जो आपके पास प्राकृतिक संसाधन है या मानव निर्मित संसाधन है उनका आप उपयोग ऐसे उपभोग करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे, यानी कि समान रूप से सबको उसका यूज करने का मौका मिले, तभी तो समान पोषण होगा, तभी तो संपोषणीय होगा। अगर आप जो प्राकृतिक संसाधन उनका भर भर के उपयोग कर लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे ही ना, तो फिर संपोषणीय विकास रुक जाएगा कि नहीं, सतत विकास रुक जाएगा कि नहीं। तो ये ना रुके, चलता रहे, इस पर भी ये काम कर रहे हैं। तो सतत विकास से ही जुड़ा हुआ है संपोषणीय विकास। ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की बात ही कर रहा है, तो संपोषणीय कहिए या सतत कहिए, दोनों बातें लगभग एक ही हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आएगा बेझिझक पूछ लीजिएगा। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें फर्स्ट पॉइंट, ADB एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। ADB एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। ADB एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना, हाईलाइट कर लीजिएगा, जिसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को, जिसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया डैश प्रशांत यानी दोनों का संयुक्त रूप से, जिसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1966 में की गई थी। वर्ष 1966 में की गई थी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास को या आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1966 में की गई थी। वर्ष 1966 में की गई थी। बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। हाँ, मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ADB बैंक के वर्तमान अध्यक्ष मसातो कांडा हैं। वर्तमान अध्यक्ष मसातो, यहाँ पे लिख दिया है, हाँ है। वर्तमान में बैंक में कुल 69 सदस्य देश शामिल हैं। वर्तमान में
बैंक में 69 सदस्य देश शामिल हैं। बैंक के सदस्य देशों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। बैंक के सदस्य देशों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। बैंक के सदस्य देशों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। डैश क्षेत्रीय सदस्य एवं गैर क्षेत्रीय सदस्य। क्षेत्रीय सदस्य एवं गैर क्षेत्रीय सदस्य। क्षेत्रीय सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित हैं। क्षेत्रीय सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित हैं। जबकि गैर क्षेत्रीय सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित नहीं है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्ति दिलाना बैंक का मुख्य लक्ष्य है। एशिया प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्ति दिलाना बैंक का मुख्य उद्देश्य है या मुख्य लक्ष्य है। गरीबी से मुक्ति दिलाना बैंक का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट, एडीबी के वित्तीय संसाधन का मुख्य स्रोत। एडीबी के वित्तीय संसाधन का मुख्य स्रोत। एडीबी के वित्तीय संसाधन का मुख्य स्रोत इसके सदस्य देशों द्वारा किया गया योगदान है। किया गया योगदान है। इसके सदस्य देशों द्वारा किया गया योगदान है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी करके कोष का सृजन किया जाता है। बॉन्ड जारी करके कोष का सृजन किया जाता है। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हो रही है? 1966 में। मेन इसका उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र का विकास करना। और ये जो क्षेत्र है इनको दो भागों में बांटा गया है, एक गैर क्षेत्रीय और एक क्षेत्रीय। क्षेत्रीय में एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो भी सदस्य देश हैं वो हैं, और गैर क्षेत्र में इसके अलावा जो है वो आ जाएंगे। इसके पास पैसा कहाँ से आता है? तो ये पैसे सदस्य देशों के द्वारा जो जमा किया जाता वो है, प्लस ये इंटरनेशनल जो शेयर बाजार है वहाँ पर भी अपने बॉन्ड्स जारी करके भी पैसे इकट्ठा करता है। जैसे कल आपने पढ़ा था कि आपका जो IFC है ये क्या करता है, निजी जो कंपनियां हैं उनको पैसे देने के लिए उनके यहाँ के देसी मुद्रा में बॉन्ड जारी करता है। जैसे इंडिया में कौन सा बॉन्ड जारी किया? मसाला बॉन्ड। और जापान के समुराई बॉन्ड। जापान में समुराई बॉन्ड जारी किया गया था और भारत में मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। अब हेडिंग कीजिएगा, यूरोपीय संघ।
आपका हेडिंग क्या है? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में नोट कीजिएगा, यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप के, यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का एक विशिष्ट आर्थिक, यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का 27 देशों का एक विशिष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक संघ है। एक विशिष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक संघ है जो संपूर्ण यूरोप के ज्यादातर हिस्सों को समाहित करता है, जो यूरोप के ज्यादातर हिस्से को समाहित करता है, जो यूरोप के ज्यादातर हिस्से को समाहित करता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मुख्यालय है। सदस्य देश भी कभी कभी पूछे जाते हैं। मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ के 20 देशों द्वारा समान मुद्रा, यूरोपीय संघ के 20 देशों द्वारा समान मुद्रा यूरो प्रयोग किया जाता है। समान मुद्रा यूरो प्रयोग किया जाता है। समान मुद्रा यूरो प्रयोग किया जाता है। इन देशों के समूह को यूरो जोन के नाम से जाना जाता है। इन देशों के समूह को यूरो जोन के नाम से जाना जाता है। इसका 21वां सदस्य 2026 में बुल्गारिया बनने वाला है। इसका 21वां सदस्य 2026 में बुल्गारिया बनने वाला है। इसका सदस्य 2026 में 21वां सदस्य 2026 में बुल्गारिया बनने वाला है। अच्छा, पहले इसका सदस्य ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन ने इससे अलग हो गया, निकल गया। उसी को ब्रेक्जिट कहा गया था। कब ये निकला था? 31 जनवरी 2020 को। 31 जनवरी 2020 से यूरोपीय संघ का सदस्य अब ब्रिटेन नहीं है और इसी घटना को ब्रेक्जिट कहा गया था। नेक्स्ट हेडिंग, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पूर्व में ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पूर्व में ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पूर्व में ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित। अच्छा, ब्रिक्स में कौन से देश हैं? ब्राजील और रसिया और इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों से बना है ब्रिक्स। और इन्हीं देशों के सम्मेलन से निकल करके आया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इन्हीं संगठन के जो सदस्य देश हैं, इन्होंने मिलकर इस बैंक को बनाया है। तो चूंकि ये
के सम्मेलनों से यही निर्णय लिया गया कि बनेगा बैंक, तो इसका नाम पहले रखा गया था ब्रिक्स बैंक। बाद में इस नाम को बदल के क्या कर दिया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो वही आपने लिखा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पूर्व में ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बहुपक्षीय विकास बैंक है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बहुपक्षीय विकास बैंक है। बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। साथ ही इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय साथ ही चीन के शंघाई में है। साथ ही इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी स्थापित किया गया है। साथ ही इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्टालेजा घोषणा पत्र। कौन सा है? फोर्टालेजा नहीं बेटे, पॉइंट है। नेक्स्ट, फोर्टालेजा घोषणा पत्र। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्टालेजा घोषणा पत्र के अनुसार न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी $100 बिलियन तथा $100 बिलियन है। $100 बिलियन है। $100 बिलियन है। $100 बिलियन है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक की विशिष्टता यह है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की विशिष्टता यह है कि इसमें किसी सदस्य देश को विशिष्टता यह है कि इसमें किसी सदस्य देश को वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है। किसी भी सदस्य देश को वीटो शक्ति नहीं प्रदान की गई है। वीटो शक्ति नहीं प्रदान की गई है। अब इनका उद्देश्य क्या है और मतलब सारी चीजें क्या वो भी नोट करा दे कि उद्देश्य क्या ही होगा। आप सभी को पता है जो भी सदस्य देश मिलकर बनाएंगे वो अपने यहाँ विकास करना चाहेंगे, आर्थिक रूप से और संरचना का विकास, कृषि में विकास, व्यापार में विकास, उद्योगों में बढ़िया उत्पन्न, मतलब लगभग जो मोटिव रहता है यही रहता है विकास करना। क्योंकि आर्थिक संगठन है, आर्थिक संगठन का उद्देश्य हमेशा क्या रहेगा, विकास करना। अब यहाँ पे भी क्या है, विकास अध्यक्ष चुने जाएंगे, उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, 5 वर्षों का कार्यकाल होगा, इन्हीं देशों में से अध्यक्ष चुने जाएंगे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यही सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ तक रहने देते हैं, फिर दूसरा संगठन देखते हैं। आज इसे कोशिश कर रहे हैं हमारा पूर्ण संगठन आपके खत्म हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग आसियान। आसियान संगठन है आपका, आसियान। आसियान देखिए इसका इंग्लिश है
यानी कि आपके जो दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उनका संगठन है ये आसियान, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ASEAN, आसियान। इसमें नोट कीजिएगा फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि एशिया के जो दक्षिण पूर्वी मतलब देश हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है ये, इसी को कहा जाता है आसियान। नोट कीजिएगा, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में, इसकी स्थापना वर्ष 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड के मध्य हाईलाइट कर लीजिएगा, थाईलैंड के बैंकॉक में हस्ताक्षरित आसियान घोषणा पत्र या बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक समृद्धि। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करना तथा शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना है। गति प्रदान करना तथा शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वर्तमान में आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन रीजनल कॉरपोरेशन
शॉर्ट फॉर्म है SAARC, सार्क कहते हैं इसको, SAARC, सार्क। ये अक्सर पूछा जाता है ना, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं, सार्क की स्थापना कब किया गया और क्यों किया गया। तो इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन पता हो। इसमें नोट कीजिएगा, सार्क को दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, सार्क को दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। दक्षेस 8 दक्षिणी एशियाई देशों के मध्य, दक्षेस 8 दक्षिणी एशियाई देशों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला संगठन है। वर्ष 1985 में ढाका में आयोजित सम्मेलन में दक्षेस की स्थापना के लिए जारी घोषणा पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नाम याद होने चाहिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश शामिल हैं। दक्षेस का सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के काठमांडू में है। तो कितने सदस्य देश हैं? 8। पहले तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और मालदीव। बहुत आसान है, जोड़े में आसानी से याद कर सकते हैं। 2 आपके उत्तर पश्चिम में है, ये 2 आपका, एक भारत और बांग्लादेश हो गया, 2 भारत के ऊपर नेपाल और भूटान हो गया, सारे पड़ोसी देश हैं, और भारत के नीचे मालदीव और श्रीलंका। ये टोटल 8 देश हैं आपके सार्क में। और इसकी स्थापना 1985 में कहाँ हो रहा है? ढाका में। लेकिन मुख्यालय इसका या सचिवालय कहाँ है? सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। और उद्देश्य क्या है? आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विकास, इनका आपस में मिलकर विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, बिम्सटेक। बिम्सटेक इसका फुल फॉर्म है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक
मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित पांच देशों भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं श्रीलंका तथा अन्य दो देशों नेपाल एवं भूटान का क्षेत्रीय संगठन है। नेपाल एवं भूटान का क्षेत्रीय संगठन है। ये भी बहुत आसान है। श्रीलंका नीचे से शुरू करेंगे। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये हो गए 5 देश प्लस 2, एक नेपाल और भूटान। तो यही लगभग आपके 7 देशों से मिलकर के बना हुआ है बिम्स्टेक। नोट कीजिएगा, इसकी स्थापना 6 जून 1997 इसकी स्थापना 6 जून 1997 को 6 जून 1997 को थाईलैंड के बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड एवं श्रीलंका के मध्य बैंकॉक घोषणा पत्र के हस्ताक्षरित होने से हुआ। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। अच्छा, मुझे बताएंगे मुख्यालय आपका यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और अंकटाड का मुख्यालय आज ही लिखा आप लोगों ने, जिनेवा में है। और WHO का मुख्यालय नहीं बेटी, अभी WHO चला है, तो ये भी जिनेवा में ही है। और WTO का नहीं बेटे, WTO जिनेवा में है। बहुत अच्छे, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग अभी से। नेक्स्ट बताइएगा। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, सही है। और एशियन जो आपका आसियान है इसका जकार्ता में है, ठीक है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? और वर्ल्ड बैंक समूह के जितने संगठन हैं सबका वाशिंगटन DC में। ये जो एग्जाम्स में भी आते हैं तो मैंने सोचा चलिए पूछ ही लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताएंगे
विश्व आर्थिक संभावना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है एशिया विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, या यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, या विश्व बैंक। लिखवाई हूँ और बोला था याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा है। ये भी IAS 2015 में आया था, तो बताएं लिखवाया है सब। ऑप्शन देखिए, एशिया विकास बैंक, तो क्या एशिया विकास बैंक का कोई रिपोर्ट आपने लिखा? कोई रिपोर्ट जारी नहीं करता। दूसरा कह रहा है यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, क्या इसके बारे में आपने कोई रिपोर्ट लिखी थी? नेक्स्ट यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, और लास्ट विश्व बैंक। विश्व बैंक बहुत आसान था, एलिमिनेट करिए, फटाक से उत्तर आएगा। नेक्स्ट है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? पहला ऑप्शन, ध्यान से सुनिएगा, IMF के बारे में पूछ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? कोई एक ऑप्शन सही है, या कोई एक ऑप्शन है जो उसका प्रमुख कार्य है? पहला, बैंक में अंतरराष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करना। दूसरा, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। तीसरा, विश्व बैंक की निजी क्षेत्र उदारदाता शाखा के रूप में काम करना। और चौथा, विकासशील देशों के लिए निवेश ऋण की वित्त व्यवस्था करना। दूसरा है ना, IMF सदस्य देशों में व्यापार संतुलन में, भुगतान संतुलन में अगर अव्यवस्था होती है तो उसको सही करता है। ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से किसे जाना जाता है? बिना ऑप्शन बता दिए, IBRD प्लस IMF। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कौन सा कथन सही है? IMF के बारे में क्या सही है? पहला, और कोई एक ऑप्शन ही सही है, ये भी IAS 2011 का क्वेश्चन है। यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। कह रहा IMF किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, नहीं ना? ठीक है। दूसरा, यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है। बहुत अच्छे। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, सही है ना? ठीक है, बहुत अच्छी। इस बार तो ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट करते चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट बताइएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के किन संस्थाओं की स्थापना हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किसका? बिना ऑप्शन बता देंगे, IMF प्लस IBRD। ठीक है, बहुत अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, IMF की स्थापना किस समझौते से हुआ था? ऑप्शन है एस वुड्स समझौता, ब्रेटन स्टोन समझौता, ब्रेटन वुड्स समझौता, ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? लिखवाई हुई रिपोर्ट के बारे में IAS 2014 में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। क्या ये IMF करता है, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है, या विश्व आर्थिक फोरम करता है, या विश्व बैंक करता है? कौन करेगा? कौन करता है? नहीं बेटे, IMF, इसको याद कर लीजिए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताइएगा, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के समूह के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, ब्रिक्स का, अच्छा ये तो करंट से जुड़ा हुआ था, जो होते रहते ना सम्मेलन की कहाँ हुआ था, इसको छोड़ देते हैं, इसकी कर देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985। मेरा ऑप्शन बता देंगे। नेक्स्ट है, आसियान का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो आसियान के 10 देश हैं, उनका आपको सबको 10 का नाम पहले याद करना पड़ेगा, फिर आप बता पाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा, मुख्यालय पूछ रहा है, WTO का मुख्यालय, IMF का मुख्यालय,
और दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू। और आपका आसियान का मुख्यालय जकार्ता। जकार्ता। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करती है? IDA और IBRD। बहुत अच्छे बेटे। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ये हो गया IBRD, और प्लस अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA। बहुत अच्छे, बिना ऑप्शन बताया आपने। नेक्स्ट है, विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है? कह रहे कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो WTO किसका सहयोग करेगा? ये आपके लिए नया होगा, ये करंट से जुड़ा हुआ था। तो ये है कोडेक्स एलिमिनेटरी कमीशन, ये दूसरा मतलब ऐसे बता दिया मैंने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स शब्द देखे जाते हैं? IAS 2016 का क्वेश्चन है। सार्क है, अंकटाड है, FATF है या WTO है? WTO है ना। ये क्या है? सब्सिडी है, किस क्षेत्र में दी जाती है? कृषि के क्षेत्र में दी जाती है। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताएंगे, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? सीधे सीधे पूछ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपको पढ़ाया मैंने, और ये IAS 2016 में आया था। पहला है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, दूसरा विश्व आर्थिक मंच, तीसरा विश्व बैंक और चौथा WTO। विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये बहुत पूछा जाता है, थोड़ा इसको रिविजन कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना और इसका मुख्यालय, स्थापना कब हुआ है और मुख्यालय कहाँ? बताएं। संघाई में है और स्थापना, हाँ बहुत अच्छी बेटी, वेरी गुड, दोनों बातें सही हैं। और ये आपके कहाँ 2016 में IAS में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक मंच या UN मानव अधिकार परिषद या UN वुमेन या विश्व स्वास्थ्य संगठन? पहला ऑप्शन, बहुत अच्छी, ये भी कई बार पूछा गया, IAS 2017 में आया था। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, मैंने बताया था ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये दोनों जारी करता है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, IMF के नए प्रबंध निदेशक कौन है? वर्तमान में IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके इस टॉपिक से जो कि कंप्लीट हो गए।